Good morning and welcome to Pocket Science. In this video, we'll establish the relation between small g and capital G. Small g is the acceleration due to gravity and capital G is the universal gravitational constant. जिन बच्चों को ये नहीं पता कि स्मॉल जी और कैपिटल जी होता क्या है, वो हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को अच्छे से डिफाइन किया है. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. फॉर दिस वी हैव टू एज्यूम, लेट सपोज ये आपका अर्थ है ना, दिस इज योर अर्थ, राइट. ये अर्थ है और लेट सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा ए, 1 मिनट, एंड दिस योर ऑब्जेक्ट ए, राइट. अब ये ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास हम लोग मान लेते हैं, लेट से इसका मास है एम के जी. कितना है? एम के जी. अभी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है. फ्री फॉल कर रहा है मतलब सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में अर्थ की ओर फॉल कर रहा है. ठीक है सर. अब जब ये अर्थ की ओर फॉल कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में कर रहा होगा, तो लेट्स से ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही है? एफ जी लग रही है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के वीडियो में, है ना. तो अब इस पे फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन भी आ रहा होगा. सर क्यों ऑब्वियस सी बात है? क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन मिलता है हमें. ठीक है. तो हमें इसमें एक्सेलरेशन भी मिल रहा होगा, और वो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं. ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई. तो क्या हम इससे ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन कंक्लूड दैट एफ जी और द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यही हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पता चलता है कि जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे प्रोपोर्शनल की जगह आप इक्वल्स टू बोलेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो कांस्टेंट होता है उसको 1 कंसिडर करा हुआ है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, राइट. सो दिस विल बी आवर इक्वेशन 1. राइट. अब लेट से ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है ये किस ऑब्जेक्ट की वजह से लग रहा है? ये हमारे अर्थ की वजह से लग रहा है. तो लेट से अर्थ का जो मास है हम कैपिटल एम मान लेते हैं, है ना. जस्ट अज्यूम द मास ऑफ अर्थ एज कैपिटल एम के जी, राइट. ठीक है. अब बच्चों हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी पढ़ा है. उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं, है ना. ठीक है. एफ जी वो किसके बराबर होता है? तो सर वो बराबर होता है कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अच्छा, यहाँ पे हमें पता है कि इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, हमने ऐसा एज्यूम किया कि इस ऑब्जेक्ट की अर्थ से जो डिस्टेंस है लेट से वो d है, स्मॉल d, राइट. ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d का होल स्क्वायर. अच्छा, ये जो डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं ना, इस डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट से अर्थ के सेंटर तक मेज़र करते हैं. ठीक है, तो वो हमने वहाँ तक की डिस्टेंस कंसीडर की है. ओके, अब यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई. इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं. क्लियर है. अब देखो, जब हम इक्वेशन 1 को देखते हैं तो हमें मिलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बराबर है m इंटू ए के. और सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वेयर. पर बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए बात कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर होती है मास इंटू एक्सेलरेशन के. बिल्कुल सीधी सी बात है. और जब ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, जो कि ये कर रहा है इस वक्त फ्री फॉल,
है ना, तब इसकी एसेलरेशन क्या हो जाती है सर, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। और उस एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। तो यहाँ पर जो हमारा ए है, स्मॉल ए, उसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है। तो जब भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है ना, तो उसके अंदर जो एसेलरेशन होता है वो क्या होता है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट एफ जी अगर एम जी के बराबर है और एफ जी अगर कैपिटल जी M1 M2 अपन डी स्क्वायर के बराबर है, तो क्या ये दोनों क्वांटिटीज आपस में बराबर नहीं होगी, सर बिल्कुल होगी। सो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we can conclude that mg is equals to कैपिटल जी। अब बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पे M1 M2 क्या होंगे, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो कि फ्री फॉल कर रहा है और मास ऑफ द अर्थ। तो M1 की जगह हम लिख देते हैं स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे ब्रैकेट अब ओपन कर ही देते हैं, क्यों लगाना है इतना ब्रैकेट, ठीक है। चलिए अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही है इसे कैंसिल कर देते हैं। एज यू कैन सी स्मॉल m यहाँ भी है, स्मॉल m यहाँ भी है, कर दीजिए कैंसिल, और जो बचता है हम उसे लिख देते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, राइट। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। और यही तो हमें चाहिए था, ये हमें क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया, किसमें, स्मॉल जी और कैपिटल जी में। बाकी कैपिटल M जो है वो तो कांस्टेंट है, वो अर्थ का मास है, और D क्या है, वो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट की अर्थ से। अब लेट सपोज यहाँ पर अगर वो ऑब्जेक्ट जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अगर अर्थ की सरफेस पे ही खड़ा है ना, मतलब अर्थ पे ही खड़ा, लेट सपोज अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर ही खड़ा हुआ है अर्थ की सरफेस पे, तो इस केस में जो उसकी डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, जो अर्थ की रेडियस है ना। सो अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे है तो उसकी अर्थ की सेंटर से डिस्टेंस हम मान लेते हैं अर्थ के रेडियस के बराबर, और लेट से अर्थ की रेडियस हम लोग कितना मान लेते हैं, r, ठीक है। अर्थ की रेडियस हम लोगों ने कितनी मान ली, r मान लिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि अर्थ इस तरह के शेप का है ना, ये मैंने फिगर, क्योंकि स्क्रीन साइज थोड़ी कम है तो मैंने अर्थ को फिगर इस तरह से ड्रॉ किया। चलो मैं एक और डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, रुक जाओ, रुको 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 रुको। ये आपका अर्थ है, लेट्स सपोज, ठीक है, दिस योर अर्थ। ये कुछ कुछ थोड़ा ओवल शेप का होता है ना, ये परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है ना। तो ये आपका अर्थ हो गया, और लेट सपोज जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वही आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ये ऑब्जेक्ट अभी अर्थ की सरफेस पे है, ठीक है। तो अब इस केस में ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हो जाएगी, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या होगी, अर्थ के रेडियस के बराबर होगी। हाँ सर बिल्कुल होगी, है ना। तो यहाँ पर हम जो d ले रहे थे ना, जो डिस्टेंस थी उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, उसको d से रिप्लेस कर देंगे। तो इस केस में स्मॉल g बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। क्यों वो आर स्क्वेयर, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो अर्थ की सरफेस पे है। तो हमारा रिलेशन जो आता है वो स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। जो आर जो हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, राइट। ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, ये जो कैपिटल जी है ये कांस्टेंट टर्म है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना। कैपिटल एम ये भी कांस्टेंट है क्योंकि मास ऑफ अर्थ होता है, और आर जो है
ये आर जो है ना ये कांस्टेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि अगर आप अर्थ के शेप को देखोगे ना, तो ये है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना, ये कुछ कुछ ओव्यूल के शेप में होता है। देखो ये जो पोल वाली पोजीशन पे यहाँ पे जो आपको रेडियस है ना, ये थोड़ी कम दिखाई देगी एज कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ पर रेडियस आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि सपोज अपनी पोजीशन चेंज करता है, अगर वो लेट से अगर पोल से वो कहाँ जाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है ना, तो अब उसके जो बीच में ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस वो इंक्रीज हो गई है। और अगर ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गई है, तो क्या स्मॉल जी डिक्रीज नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स पे, है ना। तो अगर मैं ये डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ तो स्मॉल जी क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। और अगर इस रेडियस को मैं डिक्रीज करता हूँ तो स्मॉल जी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, राइट। तो स्मॉल जी बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब किसकी वजह से वेरी कर रहा है, डिपेंड इन तीनों पे कर रहा है, पर वेरी किसकी वजह से कर रहा है, इस रेडियस की वजह से, है ना। पर डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस होता है ना। बट इसमें इसको क्या बोल सकते हैं, फिक्स नहीं बोल सकते, ये एक वेरिंग कांस्टेंट है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ द अर्थ पे। और द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन जनरल टर्म्स बोले क्या बोल रहा है कि किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, और वो चेंज होगी, है ना, क्योंकि ये अर्थ की सरफेस पे ही चेंज हो रही है, राइट। मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे ज़्यादा होगा, पोल्स पे कि इक्वेटर पे? करेक्ट है ना। जिन्होंने भी बोला है कि बच्चों, जिनका भी आंसर आया था पोल, उनका आंसर सही है ना। क्योंकि पोल पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो ज़्यादा होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस ये कम होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन, इसलिए। अब अगर आपको स्मॉल जी की वैल्यू भी निकालनी है तो वो भी निकाल के बता देते हैं, तो उसके लिए हमें ये रेस करना पड़ेगा। और बच्चों आपको इसके नोट्स चाहिए ना, तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहाँ पर सारे नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। तो ज़रा स्मॉल जी की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखो स्मॉल जी की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा कि कैपिटल जी, कैपिटल एम और कैपिटल आर की वैल्यू में पुट करनी होगी। कैपिटल जी की वैल्यू तो आई थिंक आपको याद होगी, क्योंकि उसके पहले वाले वीडियो में ही मैंने बताया था, 6.67, 6.67 इंटू टेन रेज़ टू द पावर -11, राइट। इसकी यूनिट याद है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना, ये यूनिट थी इसकी। और हमारा जो मास ऑफ अर्थ है वो लगभग लगभग है 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg। ठीक है। और हमारा जो अर्थ का रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ है, वो हम मान के चल रहे हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। चलिए, तो कैपिटल जी और कैपिटल एम की वैल्यूज हमारे पास फिक्स है, और कैपिटल आर की जो वैल्यू है ये स्लाइटली वेरी करती है, पर इस केस में हम लोग कितना लिया अभी, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, है ना। जनरल हमने अभी कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। अब क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा स्मॉल जी वो किसके बराबर होता है, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ज़रा वैल्यूज पुट करके देखते हैं। कैपिटल जी की जगह हम क्या लिखेंगे, 6.67 इंटू 10⁻11, राइट, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम, कैपिटल एम है 6 इंटू 10⁻24, राइट। और डिवाइडेड में क्या है हमारे पास, 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, यही है। ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हम पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा है कि अगर बेस सेम होता है, नंबर्स का बेस सेम होता है, तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई में है दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में और बेस सेम है तो पावर्स हम लोग ऐड कर देते हैं।
और 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 7 हो जाएगा 42, 2 कैरी ओवर 4, 6 6 36 प्लस 4 कितना होगा बच्चों 40, तो 0 कैरी ओवर 4, 6 6 36 प्लस 4 40, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहाँ भी हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो 40.02 आ गया ये तो हमारा, है ना। और अब जब हमने 10 को सॉल्व किया तो हमें मिलता है 10⁻11 प्लस 24, राइट, प्लस 24 डिवाइडेड बाय, जब आप 6.4 का स्क्वायर निकालोगे तो 64 का स्क्वायर होता है 4096, 4096, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो दोनों मल्टीप्लाई में, तो 2 डिजिट का डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लगभग लगभग 40.96, है ना। और 10⁻6 की पावर 2 है, तो जब भी पावर पे पावर होती है दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 6 2 12, है ना। जब हम 40.02 को 40.96 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा लगभग लगभग, क्योंकि देखो ये 1 से भी कम है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है ना, तो 1 से भी कम होगा ऑब्वियस सी बात है, और बहुत ज़्यादा भी छोटा नहीं है, तो लगभग लगभग 0.8 के आसपास होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाता है 0.98। अब 10⁻11 प्लस 24, तो कितना बचेगा 10⁻+ का 13। अभी जो डिनोमिनेटर में 12 है, 10⁻12 वो ऊपर आएगा तो किस में हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10⁻−12। अब अगेन आप देख रहे हो कि यहाँ पे बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में, तो पावर्स क्या होगी 8 होगी सर। अब 8 होगी तो प्लस का 13 और माइनस का 12 क्या होता है, 13 - 12 1, तो 10⁻1, 10⁻1 क्या होता है 10 ही होता है सर, तो 0.98 इंटू 10 करेंगे तो सिर्फ 1 0 है हमारे पास, तो ये डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा सर 9.8 मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपकी जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, जिसमें थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज आता है, मतलब पॉइंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कब जब हम अपनी पोजीशन चेंज करेंगे अर्थ की सरफेस पे, मतलब कभी पोल पे जाएंगे इक्वेटर पे जाएंगे, तो ये वेरी होता जाएगा, ठीक है। ओके, होप आपको समझ में आया हो, थैंक यू। अगर आपको और भी इसी तरह की वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर करें।